नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जिया चौधरी आपके लिए राजस्थान समसामयिक की 2022 के टॉप 20 न्यूज कह लो या टॉप 20 क्वेश्चन कह लो या टॉप 20 जानकारी कह लो, तो 20 जानकारी ऐसी जहां से निकलकर सवाल आते हैं वो लेकर हाजिर हूं। देखो, एक एक चीज को हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी उन चीजों से रिलेटेड आपको इर्द गिर्द और नॉलेज भी रखना है, क्योंकि यहां से सवाल आप देखोगे तो हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो टॉप 20 वो कौन सी खबरें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। तो वो खबरें पे जो पहली खबर आ रही है, पहली खबर जिसका बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, अभी राजस्थान में वर्तमान में राज्यसभा चुनाव हुए थे 4 सीटों के लिए। तो आप सबको पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो चुनाव हुआ, इस राज्यसभा चुनाव का जो परिणाम है वो परिणाम क्या रहा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राज्यसभा का चुनाव का जो परिणाम आया वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि राज्यसभा के जो कांग्रेस के थे वो 3 सदस्य जीत कर सामने आए। पहले जीत कर सामने आए वो थे रणदीप सुरजेवाला। तो रणदीप सुरजेवाला की हमने बात याद रखना है। दूसरा है मुकुल वासनिक और तीसरे है प्रमोद तिवारी। तो 3 व्यक्ति जो है वो कांग्रेस से राज्यसभा के लिए अभी चुनाव हुए उसमें जीत कर आए, और साथ ही बीजेपी की तरफ से जीत कर आए घनश्याम तिवारी। तो 4 सदस्यों का मनोनयन हुआ है, राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी था जिनका चुनाव जीत नहीं पाया, चुनाव दिलचस्प हो गया था। भाजपा के खाते में 1 सीट आई, ठीक है, और इसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार था सुभाष चंद्रा। तो वो निर्दलीय से चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो 4 सदस्य कौन कौन से थे राज्यसभा से अभी जीत कर आए? रणदीप सुरजेवाला जो पहली बार राजस्थान से जीत कर पहुंचे हैं वहां, मुकुल वासनिक है, और प्रमोद तिवारी कांग्रेस से है, जबकि घनश्याम तिवारी जो बीजेपी के पूर्व नेता थे वो राज्यसभा में जीत कर गए। अगली जो मैं बात करूं तो अगली बात को आप समझोगे तो दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो रिलेटेड है एक चूरू के कलेक्टर काफी प्रसिद्ध हुए हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ सिहाग। याद रख लेना, सिद्धार्थ सिहाग काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। सिद्धार्थ सिहाग जिनको प्रधानमंत्री ने अभी पुरस्कृत किया है, जिला कलेक्टर है सिद्धार्थ सिहाग, इनकी पत्नी भी कलेक्टर है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल रखना। प्रधानमंत्री ने इनको विज्ञान भवन में होने वाले समारोह में पुरस्कृत किया था, और किस लिए किया था? खेलो इंडिया अभियान में। खेलो इंडिया अभियान जो चलाया, जिसमें चूरू जिले के जो नौजवान है उनमें उत्कृष्ट खेल के प्रति रुचि पैदा करना, और इस अभियान को वहां बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थ सिहाग कहां के चूरू जिला कलेक्टर को सम्मानित किया, और कलेक्टर को 20 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। तो आपको कलेक्टर का नाम याद रखना है, सिद्धार्थ सिहाग। अगला ही जो खबर टॉप 20 में जो खबर आ रही है वो है उषा शर्मा की। देखो, उषा शर्मा जो है वो वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव बनाई गई है। वर्तमान में मुख्य सचिव जो राजस्थान की है वो है उषा शर्मा। आपकी तस्वीर दिख रही होगी उषा शर्मा की। और ये इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया है? पहले थे, इससे पहले निरंजन कुमार आर्य थे, और उनकी जगह उषा शर्मा है, वो वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव है। अब मुझे कमेंट करके मुझे बताना कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव ये अपने को कमेंट करके बताना है। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे ये कमेंट करके बताना। तो वर्तमान में है उषा शर्मा, राजस्थान की मुख्य सचिव है। चौथी जो खबर देखोगे तो ये एक शख्सियत है जो कौन बनेगा करोड़पति में भी आई थी, रूमा देवी। तो रूमा देवी काफी प्रसिद्ध है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ना। रूमा देवी के कंधों पर एक और जिम्मेदारी आ गई है, और वो जिम्मेदारी जो है ये बाड़मेर से है। एक बार सवाल आया था कि रूमा देवी का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। तो बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के फचेतर गांव में 22,000 महिलाओं को उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाया था। और इसके अलावा वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग की राजविका का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राजविका, ये एक योजना है, और उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रूमा देवी का। बाड़मेर से रिलेटेड है, स्वयं सहायता समूह बढ़ाकर लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, और साथ ही साथ कौन बनेगा करोड़पति में भी ये चेहरा देखने को आपको मिले था। तो राजीविका नामक योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
रूमा देवी। अगली जो खबर आपको पढ़नी चाहिए वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में राजस्थान के कितने सदस्य जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, तो वो 4 सदस्य कौन कौन है। एक गजेंद्र सिंह शेखावत है जो जल शक्ति मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। अर्जुन राम मेघवाल है जो संसदीय मामले संभालते हैं। कैलाश चौधरी है वो कृषि मंत्री है और भूपेंद्र यादव है वन पर्यावरण और श्रम मंत्रालय इनके पास है, नवीनतम बनाया गया। तो आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कैबिनेट मंत्री कौन है और राज्य मंत्री कौन है। कैबिनेट मंत्री कौन कौन है और राज्य मंत्री कौन कौन है, तो ये आपको इनमें से डिवाइड करना है। तो कुछ कुछ काम आपको भी करना है, कुछ काम मैं कर रहा हूं। तो वर्तमान में अपने को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान के सदस्यों का पता होना चाहिए। अगली मैं बात करूं तो राजस्थान में एक व्यक्ति है जिनके बारे में बहुत बार सवाल आया हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में ये शख्सियत काफी प्रसिद्ध रही थी राजस्थान की बेटी, और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर एक नया इतिहास रचने वाली पैरा शूटर, ये शूटर है, पैरा शूटर जो शूटर है। तो पहले तो संबंध है इनका, जो शख्सियत आपके सामने है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा जो है वो शूटर है, ये आपने को याद रखना है। अवनी लेखरा को राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर, राजीविका का आपको रूमा देवी को बता दिया मैंने। अभी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना चल रही है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है अवनी लेखरा। पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था इन्होंने। अवनी को इस संबंध में पत्र भेजा। मात्र 19 साल की आयु में देश को गौरवान्वित करने वाली लेखरा की सफलता राज्य और देश की दूसरी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का काम है कि लड़कियों की स्थिति ठीक हो। लड़कियों की पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चल रहा है, शिक्षा का क्षेत्र में लड़कियों की आप रोजगार के क्षेत्र में हो, लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए हो, ये सारी योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो अवनी लेखरा को बनाया गया है। 5 बार सवाल इनमें से आया है अवनी लेखरा से, तो आपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगली जो खबर है, वर्तमान में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में एक और सौगात जो मिली है वो मिली है कि महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी थी चावंड, संकटकालीन राजधानी आपको पता है चावंड, कब बढ़ाई गई थी? कमेंट करना कब बढ़ाई गई थी, कमेंट करके मुझे बताना। तो इस जो चावंड संकटकालीन राजधानी थी इसको महाराणा प्रताप पेनोरमा बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। महाराणा प्रताप पेनोरमा किसको बनाने की घोषणा की गई है? जिसमें महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी थी उस पर खर्चा किया जाएगा, वहां महाराणा प्रताप से संबंधित जो स्थल है उनका सुधार किया जाएगा, निखार किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप पेनोरमा बनाने की घोषणा हुई है। चावंड को 5 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। अगली जो खबर देखोगे आप, तो अगली खबर आप देखोगे तो जयपुर से ये जो खबर है ये भी अपने को याद रखना है। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वो पहला ऐसा शहर होगा जहां 2 लेपर्ड सफारी संचालित होगी। देखो लेपर्ड संचालित मतलब लेपर्ड जो है बघेरा मान लो आप, तो बघेरे की सफारी, वहां बघेरों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, लेपर्ड की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, तो उनको देखने के लिए लेपर्ड सफारी बढ़ाई गई है। दूसरी, इससे पहले यहां हाथी सफारी भी जयपुर में है, तो आपको हाथी सफारी कहां है? जयपुर में है। आमागढ़, ये जो दूसरी लेपर्ड सफारी बढ़ाई गई है वो किस स्थल पर है? आमागढ़ जो है वो दूसरी जयपुर की दूसरी लेपर्ड सफारी बढ़ाई गई है। इसमें 20 से ज्यादा पैंथर्स है। यहां आए दिन शावक भी देखे सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहां आपको आराम से मिल जाएंगे, छोटे छोटे शावक आपको यहां मिल जाएंगे पैंथर्स के। जयपुर के जंगल में 70 से अधिक पैंथर है। इससे पहले जो राजस्थान में 3 जो लेपर्ड सफारी है, जो पहली है जमवाई वाली, झालाना और तीसरी बढ़ गई है आमागढ़। तो आमागढ़ में तीसरी लेपर्ड सफारी बनाई गई, राजस्थान की तीसरी, जयपुर की दूसरी। जयपुर की दूसरी कौन सी? पहली झालाना और दूसरी आमागढ़। तो 2 हो गई जयपुर में और एक जमवाई पाली में लेपर्ड सफारी है। अगली जो बात करूंगा मैं, जो आपने को याद रखने वाली है, वो है उदयपुर से संबंधित। उदयपुर में वर्तमान में कुछ देर पहले राजस्थान जो भारत के कांग्रेस है पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, उसका चिंतन शिविर हुआ था और वो कहां हुआ था? उदयपुर में हुआ था। तो अपने को याद रखना है, चिंतन शिविर जो कांग्रेस पार्टी का जो हुआ था वो हुआ था उदयपुर में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर राजस्थान के किस शहर में आयोजित हुआ? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो
राइट आंसर इसका होगा उदयपुर में। और इसकी थीम थी नव संकल्प शिविर। इसका जो थीम थी इस शिविर में, इस शिविर को नाम जो दिया गया नव संकल्प शिविर। और इस दौरान ये चर्चाएं हुई कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को मजबूत वापस किया जाए, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है देश में देखा जाए, तो इसको वापस इसको बढ़ाया जाए, कांग्रेस की स्थिति को मजबूत किया जाए, इसके लिए नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया उदयपुर में। अगली जो बात याद रखने वाली है, यहां से देखोगे आप सवाल डेफिनेट हर एग्जाम में आप जब बैठने जाओगे एग्जाम में तो आपने को याद रखना ही रखना है। इनमें से 1 2 3 सवाल देखने, 20 में से 2 3 सवाल मिल जाए तो सौदा महंगा नहीं है। तो अगली जो खबर है वो है राजस्थान में खनिज से रिलेटेड है। सीकर जिले का खंडेला जो तहसील है उसमें यूरेनियम की खोज हुई थी आज से 20-22 साल पहले। अब इस यूरेनियम को निकालने का काम चल रहा है, तो वो निकालने का जो काम है उससे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहां से यूरेनियम निकालने की तैयारी कर रही है। तो अब इसकी खुदाई के लिए लगभग 22 करोड़ की लागत से सुरंग बनाना प्रारंभ कर दिया गया है। सुरंग बनेगी। यूसीआईएल अधिकारियों के दावा कि राजस्थान में यूरेनियम का यह पहला और देश का तीसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले झारखंड में था, तेलंगाना में था, लेकिन राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट जो है वो सीकर जिले की खंडेला तहसील में स्टार्ट हो रहा है। कुछ गांवों के नाम भी अपने को याद रखना है। एक गांव का नाम है रायल और एक का नाम है सुहागपुरा। याद रखना, रायल गांव व सुहागपुरा में 400 फीट नीचे खुदाई की जाएगी और वहां से यूरेनियम निकाला जाएगा जो कि अच्छी क्वालिटी का है। झारखंड में जो यूरेनियम निकलता है उस क्वालिटी का है। यहाँ के चट्टानों के बीच धार के रूप में यूरेनियम होने की पुष्टि हुई है। तो 2 गांव, रायला गांव और सुहागपुरा, रायला गांव और सुहागपुरा जो है वो किस जिले में है? सीकर में है और यूरेनियम के उत्खनन से संबंधित स्थल है। अभी वर्तमान में ये काफी हाईलाइट रहे थे, खबरों में रहे थे। तो अपने को रायला गांव और सुहागपुरा जो है, तो वो गांव किस खनिज से संबंधित है? यूरेनियम से संबंधित है। और यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है उत्खनन के लिए, सुरंग बनाई जा रही है। बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। 23 हेक्टर में 22 करोड़ रुपए की लागत से सुरंग खोदने का काम स्टार्ट हुआ है। अगली जो अपने को याद रखना है एग्जाम में बैठने से पहले जो खबर है, वो खबर जो है वो देखोगे तो राजस्थान में डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट जो है, आप सबको पता है कि सीकर, झुंझुनू और नागौर अभी वर्तमान में डिफेंस में जो 4 साल का जो टीडीओ आया है, और इसी से रिलेटेड देखोगे तो डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट जो है वो राजस्थान में कहां खोला गया है? सीकर जिले के रलावता गांव। याद रख लेना, रलावता गांव, सीकर जिले का रलावता जो गांव है वहां राजस्थान का डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया है। रलावता गांव किस लिए? देखो, सवाल पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। रलावता गांव का संबंध किससे है? यूरेनियम के उत्खनन से। बाड़मेर का एक महत्वपूर्ण गांव है जहां एयरफोर्स के विमान लैंडिंग की थी, या फिर कोई योजना, आप चिरंजीवी योजना का प्रारंभ यहां से हुआ, या फिर यहां डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया। तो इसका उत्तर होगा सीकर जिले का यह गांव, रलावता गांव जो है, यहां डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया। और इसका नाम जो है, इस इंस्टीट्यूट का नाम महाराव शेखाजी के नाम से रखा जाएगा। तो महाराव शेखाजी डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट रलावता रखा जाएगा, इसका पूरा नाम होगा। अगली जो बात है, अगली बात को जो महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा कि बीटिंग रिट्रीट देखा होगा आपने बाघा बॉर्डर पे, जहां भारत और पाकिस्तान के सैनिक हैं, वहां ध्वज को उतारते हैं, परेड करते हैं आपस में एक दूसरे को, और बहुत सारे पर्यटक हैं वहां बाघा बॉर्डर को देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसा ही एक स्थान राजस्थान में बन रहा है, पंजाब की बाघा बॉर्डर की तरह। अब जैसलमेर में तन्नोट बॉर्डर से लगती भारत पाक सीमा पर एक चौकी है जिसका नाम है बबलियान वाला चौकी। याद रख लेना, बबलियान वाला चौकी महत्वपूर्ण है। बबलियान वाला चौकी में ही टूरिस्ट के लिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी और परेड अब देखने को मिलेगी। इसमें बीएसएफ भाग लेगी इस बीटिंग रिट्रीट में, और ये चौकी जो होगी वो बबलियान वाला चौकी होगी जो तन्नोट के जस्ट नजदीक है। तो बबलियान चौकी जो है वो राजस्थान की बाघा बॉर्डर जहां आपको देखने को मिलता है ऐसा दृश्य, वैसा ही आगे आने वाले सालों में बबलियान वाला चौकी में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट खबर की ओर रुख करते हैं। तो नेक्स्ट खबर जो है वो भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर से संबंधित है। तन्नोट माता आपको देखा होगा, सेना के व्यक्ति पूजा करते हैं, वहाँ टूरिस्ट भी काफी घूमने जाते हैं। आप देखोगे तो वहाँ एक भक्ति भाव और एक शौर्य गाथा साथ साथ चलती है। वैसा ही एक और स्थल को विकसित करने का काम चल रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर देखने के लिए जैसलमेर, तन्नोट और श्रीगंगानगर की हिंदुमल कोट के बाद बीकानेर के सांचू पोस्ट
जो सांचू पोस्ट है, याद रखना सांचू पोस्ट को वैसे ही तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान से सटी राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर बीकानेर में। ये सांचू पोस्ट कहां है? बीकानेर में सांचू पोस्ट है, उसको तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक ये पोस्ट है, जहां से आराम से आप है पाकिस्तान बॉर्डर को आसानी से देख सकते हो। बीएसएफ अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा है इसमें। और सांचू पोस्ट अब छोटा वार म्यूजियम भी बनाया गया है। यह भारत पाक के बीच 1965 और 1971 में हुए युद्धों का वृतांत मिलेगा आपको, यहाँ छोटा वार म्यूजियम में मिलेगा। एक बड़ा हॉल भी बनाया जाएगा जिसमें युद्ध की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। तो मतलब टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए बीकानेर की सांचू पोस्ट जो है वो तैयार की जाएगी, जहां आप बॉर्डर के इलाके देख सकते हैं, वहां वार म्यूजियम देख सकते हैं, वहां युद्ध से जुड़े हुए फिल्म देख सकते हो आप। तो इस प्रकार इसको तैयार किया जाएगा टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म के लिए 2 पोस्टें महत्वपूर्ण आई, आपको इन सबको याद रखना चाहिए। अगली जो बात है, नई पीढ़ी को देश का संविधान का महत्व और इतिहास के महान विभूतियों से देश की आजादी के योगदान को बताने के लिए राजधानी जयपुर का राजभवन जो है, राष्ट्रपति का जो भवन है, राजभवन जो है, वहां क्या होगा, राजभवन जयपुर में जेडीए एक बना रहा है संविधान पार्क। तो संविधान पार्क जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? संविधान पार्क ये जयपुर में बन रहा है। कहां? राजभवन, जहां राज्यपाल बैठते हैं, तो राजभवन में संविधान पार्क बन रहा है। तो इसको अपने को याद रखना है। अगली जो बात अपने को याद रखनी है वो है, प्रदेश में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में सैनिक स्कूलों की चर्चा आपने पढ़ी होगी। तो तीसरा जो सैनिक स्कूल है वो अलवर में खुलने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैनिक स्कूल खोलने के लिए अलवर के मालाखेड़ा तहसील का हल्दीना गांव, याद रख लेना, हल्दीना गांव किसके लिए प्रसिद्ध हो रहा है अभी वर्तमान में? तीसरा सैनिक स्कूल। 2 सैनिक स्कूल आपको पता है, 2 सैनिक स्कूल आपको पता है। तीसरा सैनिक स्कूल अलवर के हल्दीना गांव में खोल रहा है। पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा झुंझुनू में खोला गया और तीसरा अलवर में खोला जा रहा है। इसके लिए भूमि अधिकृत हो चुकी है, आवंटित हो चुकी है और वर्तमान में ये बनने की कगार पे है, बनने वाला है। तो हल्दीना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तीसरा सैनिक स्कूल आपको हल्दीना में देखने को मिलेगा। करंट अफेयर के अलग मजे हैं। देखो, करंट अफेयर अब छोटा सा होता है, लेकिन करंट अफेयर में 2-4 सवाल आपको आसानी से मिल जाते हैं एक दिन की तैयारी में। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, लेकिन 2-3 दिन में 3-4 सवाल हो जाए, ऐसा नहीं होता। करंट अफेयर मजेदार है और वो भी सिलेक्टेड है, तो इसमें से आप देख सकते हो। अगली जो बात कर रहे हैं, साल 2015 में शुरू किया गया स्मार्ट सिटी जो मिशन था, इसमें राजस्थान के 4 सिटी का जिक्र आता है स्मार्ट सिटी के तौर पर, जिनके एक रैंकिंग रही है और उसमें से सबसे बढ़िया रैंकिंग जो स्मार्ट सिटी में रही है वो है उदयपुर की। और इसमें ये टॉप 2 में है। 100 जो रैंक है स्मार्ट सिटी, 100 देश के 100 स्मार्ट सिटी है, उसमें दूसरा स्थान रहा है उदयपुर का, याद रखना है। फरवरी उदयपुर पहले तीसरे स्थान पे था, दूसरे स्थान हो गया है। इसी के तहत मैं आपको बता दूं, जयपुर, कोटा और अजमेर भी इस श्रेणी में 100 जो टॉप स्मार्ट सिटी है उसमें राजस्थान के 4 शहर हैं। पहला है उदयपुर है, दूसरा है जयपुर है, तीसरा कोटा और चौथा अजमेर। याद रखना 4 है, ऑप्शन भी 4 ही आते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है, इस प्रकार का सवाल बढ़ता है कि स्मार्ट सिटी की 100 स्मार्ट सिटी भारत के हैं, उनमें से राजस्थान का कौन सा स्मार्ट सिटी नहीं है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, ये 4 है। जोधपुर नहीं है तो जोधपुर को ऑप्शन दिया जा सकता है, तो मोस्ट चीज है उदयपुर का 2nd रैंक रही है। अगली जो बात करूं मैं, तो अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो है प्रतापगढ़ में एक योजना शुरू हुई है राजस्थान में, जो पूरे देश में है, योजना है पीएम वाणी इंटरनेट योजना। पीएम वाणी इंटरनेट योजना जो है, जिसमें वाईफाई नेटवर्क एक्सेस से संबंधित है। वाणी जो है वो देखोगे, वाणी का मतलब किससे है? वाईफाई सुविधा दी जाएगी, वाईफाई सुविधा, वाईफाई एक्सेस से संबंधित है। तो प्रतापगढ़ में पीएम वाणी इंटरनेट योजना की शुरुआत हुई। तो राजस्थान में किस जिले से है पीएम वाणी योजना? और यह भी पूछा जा सकता है वाणी योजना का संबंध किससे है? तो इसके अंतर्गत वाईफाई आपको उपलब्ध करवाया जाता है, तो वाईफाई की सुविधा से रिलेटेड है वाणी योजना। तो पीएम वाणी योजना की शुरुआत जो राजस्थान में है वो प्रतापगढ़ से हुआ। इसमें युवाओं को बेहतर इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक पंचायत और गांव में खोले जाएंगे डेटा ऑफिस। तो यहाँ कहने का मतलब है डेटा ऑफिस खोले जाएंगे, आपसे इंटरनेट पे एक्सेस आपकी अच्छी होगी, वाईफाई सुविधाएं मिलेगी, गांव में नेट की स्पीड बढ़ाई जाएगी। इस प्रकार की योजना है पीएम वाणी योजना, और इसकी शुरुआत जो हुई है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ से हुई है।
अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो है, अगली खबर को देखोगे तो अलवर के भिवाड़ी जो है औद्योगिक क्षेत्र है, आप सबको पता है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है। तो वहां भिवाड़ी में एक औद्योगिक क्षेत्र है कारोली, याद रख लेना, कारोली औद्योगिक क्षेत्र, करौली मत पढ़ लेना इसको, कारोली, कारोली। एक तो करौली डिस्ट्रिक्ट है लेकिन कारोली, तो कारोली औद्योगिक क्षेत्र जो है उसमें पहला ईवी औद्योगिक जोन बनाया जा रहा है। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होते हैं। आजकल आप सबको पता है पेट्रोलियम केयर व्हीकल जो है वो पेट्रोलियम खत्म होता जा रहा है, तो इसकी जगह लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, आप स्कूटी देख लो, गाड़ियां भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही है। तो इसके लिए एक जोन बनाया गया, ईवी औद्योगिक जोन बनाया गया। वो कहां बनाया गया? कारोली। और कारोली कहां है? भिवाड़ी अलवर में है। तो यहां बनाया गया है। वो सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अपने को याद होना चाहिए। नेक्स्ट खबर को देख लेते हैं। नेक्स्ट खबर जो है, वर्तमान में आपने देखा होगा कि भारत में जगह जगह है वो एयरपोर्ट्स के विमान है, वो आप देखोगे नेशनल हाईवे पर टच लैंडिंग करते हुए देखे होंगे आपने खबरों में। राजस्थान में भी एक जगह ऐसी थी जहां वायुसेना के विमानों ने टच लैंडिंग की थी, मतलब यहां उतरे थे, वापस चढ़े थे। तो इसके लिए इसका योजना जो बड़ी है ये सड़कों पर उतारने की, इसलिए बनी हुई है कि कहीं आपातकाल स्थिति आ जाए, युद्ध हो जाए स्टार्ट, और मान लो कहीं युद्ध में एयरपोर्ट जो है वो समाप्त कर दिए जाए दुश्मन देश के द्वारा, तो फिर एयरपोर्ट्स के हवाई जहाज है वो कहाँ से लैंड करेंगे, कहाँ से उड़ेंगे। तो इसके लिए आप राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो एक नेशनल हाईवे है, आपको याद रखना है, NH 925, NH जो 925 है। एक सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण खबर थी आपके लिए, वापस देखना आप। NH 925 जो है वो क्या है, जहां आपने देखा होगा 925 में, वापस एक मिनट, हाँ, तो NH 925 की बात कर रहा था। NH 925 पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाई गई। NH 925 बाड़मेर के दक्षिण में है। NH 925 गंधर्व बखासर खंड में एक खंड बना हुआ है, गंधर्व बखासर खंड। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाई गई है इस हाईवे पर, राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 925 पर बाड़मेर में। और इसकी खबरों में काफी सुर्खियां रही। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का कौन सा हाईवे है जिस पर विमानों के लिए ये इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड या ILF, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं ILF, बनाई गई है। तो नेशनल हाईवे नंबर 925, और ये कहां है? बाड़मेर में। थोड़ी सी और खबरों की मैं बात कर लेता हूं। अगली जो खबर है, राजस्थान में बाजरा उत्पादन में काफी अग्रणी है, और भारत का पहला बाजरा अनुसंधान जो है संस्थान जो है वो बाड़मेर जिले में खोला जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जोधपुर में अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना है, और बाजरा अनुसंधान संस्थान से प्रदेश में बाजरे के बीज उत्पादन और उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होगा। और ये कहाँ खोला जाएगा? बाड़मेर में। तो भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? बाड़मेर जिले में। अभी जगह डिफाइन नहीं हुई है लेकिन बाड़मेर जिला अपने को याद रखना है। तो ये थी टॉप 20 खबरें, और हो सकता है इसके इर्द गिर्द भी खबरें रह जाए, लेकिन मैं पक्के दावे से कह सकता हूं कि इसमें से आप 2 सवाल देखोगे अगले एग्जाम में बैठने से पहले। इसको पढ़ के जाना, 20 सवाल 20 मिनट में मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, और 1 मिनट में 20 मिनट में आप यदि 3 सवाल कर पा रहे हो, सौदा महंगा नहीं है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। एक नए वीडियो में जिसमें कुछ करंट अफेयर जो रह गए हैं उसकी टॉप 20 बातें लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे जो नए हैं उनसे निवेदन है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन जरूर कर ले। जब भी टॉप 20 खबरें आएगी सबसे पहले मैसेज आपके मोबाइल पे होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।